हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह, व्याख्याता इतिहास। और आज हम चर्चा करेंगे औद्योगिक क्रांति के ऊपर। और ये इसके ऊपर हमारा सेकंड वीडियो है। और यदि हम बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो ये इसके ऊपर हमारा 8th वीडियो है। यदि इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे तो उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा की थी वाणिज्यवाद के ऊपर, और आज हम चर्चा करेंगे औद्योगिक क्रांति के ऊपर। तो देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे औद्योगिक क्रांति का अर्थ, औद्योगिक क्रांति के कारण, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी तो उसके पीछे क्या रीजन थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे औद्योगिक क्रांति के चरण और औद्योगिक क्रांति के परिणाम। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है। औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, यानी उत्पादन प्रणाली में जो आमूलचूल परिवर्तन हुए थे उन्हीं को क्या कहा गया, औद्योगिक क्रांति कहा गया। उत्पादन प्रणाली में क्या परिवर्तन हुए कि हाथों का स्थान किसने ले लिया, मशीनों ने ले लिया। देखिए, औद्योगिक क्रांति से पहले जो उत्पादन होता था ये मुख्यतः हाथों से होता था। अब हाथों का स्थान किसने ले लिया, बड़ी बड़ी मशीनों ने ले लिया। एक तो ये परिवर्तन हुआ। दूसरा, पहले जो हाथों से उत्पादन होता था तो ये मुख्यतः कहां पर होता था, घरों में होता था। कहां पर होता था, घरों में। अब घरों का स्थान किसने ले लिया, फैक्ट्रियों ने ले लिया। किसने ले लिया, फैक्ट्रियों ने, या हम कह सकते हैं कारखाना ने ले लिया। तो एक कारखाना प्रणाली का विकास होता है। तो देखिए, यहां पर औद्योगिक क्रांति का अर्थ हो गया उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन अर्थात हाथों का स्थान किसने ले लिया, मशीनों ने ले लिया। और पहले जो घरों में उत्पादन होता था अब वो कहां पर होने लगा, फैक्ट्रियों में होने लगा। इसे ही क्या कहा गया, औद्योगिक क्रांति कहा गया। अच्छा, इसका जो मुख्य प्रभाव पड़ा, एक तो था श्रम विभाजन, दूसरा था विशेषीकरण। पहले तो हम इसको समझते हैं कि श्रम विभाजन या विशेषीकरण क्या होता है। तो देखिए, इसका उदाहरण लेते हैं हम, मूर्ति बनाने वाले का उदाहरण लेते हैं। देखिए, एक मूर्ति बनाने वाला होता है, वो मूर्ति बनाने में तो एक्सपर्ट होता है, लेकिन मूर्ति बनाने के लिए उसे दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए औजार, मूर्ति बनाने के लिए क्या चाहिए, उसे औजार चाहिए। दूसरा चाहिए उसे पत्थर चाहिए। ठीक है, अब वो मूर्ति तो बनाना जानता है लेकिन उसे ये नहीं पता कि पत्थर कहां पर मिलेंगे। तो पत्थर के लिए वो किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर है, किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर है। और इसी प्रकार से औजार के लिए भी वह किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर है। और यहां पर जो औजार बनाने वाला है, औजार बनाने वाला है, ये औजार तो बनाना जानता है लेकिन इसे नहीं पता कि औजार बनाने के लिए जो धातु है वो कहां से प्राप्त करेगा। तो धातु के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर है। तो इसे क्या कहा गया, श्रम विभाजन कहा गया। तो यहां पर जो श्रम विभाजन है ये औद्योगिक क्रांति की प्रमुख विशेषता थी। और ये हम कह सकते हैं कि ये एक शहरीकरण की भी प्रमुख विशेषता होती है, क्योंकि गांव का व्यक्ति है ये मुख्यतः अन्य व्यक्तियों पर निर्भर नहीं रहता, ये आत्मनिर्भर होता है। लेकिन शहर का व्यक्ति है वो अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहता है, जिसे हम श्रम विभाजन कहते हैं। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है विशेषीकरण। देखिए, इसको भी हम समझते हैं। देखिए, पहले क्या होता था, जिस भी वस्तु का निर्माण किया जाता था, जैसे कि हम उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर मिट्टी के बर्तन का। तो मिट्टी के बर्तन जब बनाया जाता था तो एक ही व्यक्ति के द्वारा मिट्टी को गीला किया जाता था और मिट्टी को गूंदा जाता था, और उसके पश्चात में चाक के ऊपर उसको आकार दिया जाता था, और मिट्टी के बर्तनों पर फिर कलर करके उसके ऊपर पेंटिंग बनाई जाती थी। फिर सारा काम कौन करता था, एक ही व्यक्ति करता था। लेकिन अब औद्योगिक क्रांति में क्या हो रहा है कि ये कार्य अलग अलग व्यक्ति कर रहे हैं, यानी मिट्टी को गीला करके उसे गूंदने का काम अलग व्यक्ति कर रहा है। ठीक है, चाक पर उसे आकार देने का काम अलग व्यक्ति कर रहा है, चाक पर आकार देने का काम अलग व्यक्ति कर रहा है, उसे पकाने का काम, मिट्टी के बर्तनों को पकाने का काम अलग व्यक्ति कर रहा है, और उसके ऊपर जो पेंटिंग करने का काम कर रहा है वो अलग व्यक्ति कर रहा है। तो इससे क्या हो गया कि एक व्यक्ति केवल एक निश्चित काम कर रहा है। तो इससे क्या आएगी, उनके अंदर विशेषज्ञता डेवलप हो जाएगी, विशेषज्ञता डेवलप हो जाएगी, यानी वो व्यक्ति उसका क्या हो जाएगा, एक तरीके से विशेषज्ञ हो जाएगा उस काम का। दूसरा, ऊर्जा के नए नए स्रोत आ गए, जैसे कोयला है, गैस है, पेट्रोलियम। तो ये भी एक औद्योगिक क्रांति की प्रमुख विशेषता थी। दूसरा यहाँ पर आ जाता है समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, एक तो समाज का जो पारंपरिक ढांचा है इसमें परिवर्तन आता है। कैसे आता है, पहले लोग कहां पर रहते थे, गांव में रहते थे, अब वो शहरों में रहना पसंद करते हैं, यानी एक तो शहरीकरण आ जाता है। दूसरा आ जाता है नए वर्गों का उदय होता है, यानी एक तो मध्यम वर्ग का उदय होता है, साथ ही दो नए वर्गों का उदय होता है। एक तो पूंजीपति वर्ग आ जाता है और एक आ जाता है श्रमिक वर्ग। एक क्या आ जाता है, श्रमिक वर्ग आ जाता है। तीसरा है यहाँ पर, पहले जो व्यक्ति होता था वो संयुक्त परिवार में रहता था, अब उसका स्थान ले लेता है एकल परिवार। तो एक तो ये परिवर्तन आता है। औद्योगिक क्रांति का समाज पर एक और प्रभाव पड़ा, वह था रहन सहन। इसमें भी परिवर्तन आ जाता है। कैसे आ जाता है, देखिए, पहले क्या होता था, व्यक्ति
सूर्य अस्त होता था उसके साथ सोता था और सूर्य उदय के साथ जगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब फैक्ट्रियों में शिफ्ट होता है, शिफ्ट सिस्टम होता है, यानी अलग अलग शिफ्टें होती हैं, आपको उन्हीं के अनुसार कार्य करना पड़ता है और उसी के अनुसार आपको सोना और जगना पड़ेगा। दूसरा हो गया उपभोक्तावादी संस्कृति आ गई। कैसी संस्कृति आ गई? उपभोक्तावादी संस्कृति आ गई। यानी अब मशीनों से बना हुआ माल है वो मनुष्य पहनता है, जैसे शूज हो गए, कपड़े हो गए। अच्छा, इससे उसका भौतिक स्तर तो सुधरता है, लेकिन उसकी जो सिंपलिसिटी थी, सादगी थी, वो नष्ट हो जाती है। तीसरा हम चर्चा करते हैं आचार विचार। देखिए आचार विचार में कैसे अंतर आया। पहले व्यक्ति होता था वो अंधविश्वासी होता था, अब उसने वैज्ञानिक सोच पर बल दिया। किस पर बल दिया? वैज्ञानिक सोच पर बल दिया। साथ ही उसने तार्किकता को बल दिया, और यही कारण था कि नए नए आविष्कार हुए और नई नई फैक्ट्रियों की स्थापना हुई। एक आ जाता है राष्ट्रों के आपसी संबंधों में परिवर्तन। तो देखिए इसको भी हम समझते हैं कैसे होता है। देखिए होता क्या है कि पहले जो राष्ट्र होते थे वो राजाओं के द्वारा संचालित होते थे और उनके मध्य में जो संबंध होते थे वो अलग प्रकार के होते थे। अब वो संबंध है वो अलग प्रकार के हो गए, क्योंकि एक तो औद्योगिक क्रांति की वजह से उन्हें अधिक से अधिक माल उत्पादन करना था, तो कच्चा माल चाहिए था, और माल उत्पादन करने के पश्चात में उसे बेचने के लिए बाजार चाहिए था। इसी वजह से क्या हुआ? उपनिवेशवादी संस्कृति बढ़ी, उपनिवेशवादी संस्कृति बढ़ी। ठीक है, ये जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, यूरोपीय देश है, इन्होंने अनेक स्थानों पर अपने उपनिवेश स्थापित किए। तो ये कुछ समाज के ऊपर क्या थे? औद्योगिक क्रांति के प्रभाव थे। देखिए 18वीं शताब्दी में दो प्रमुख घटनाएं घटी, एक तो औद्योगिक क्रांति और एक फ्रांस की क्रांति, जिसकी चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप क्या था? एक कृषि प्रधान समाज था। उस समय जल शक्ति, वाष्प शक्ति, विद्युत शक्ति का क्या था? अभाव था। मानव शक्ति एकमात्र ऊर्जा का स्रोत था, यानी सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते थे? मानव के द्वारा किए जाते थे। यातायात के साधनों का अभाव था, और इस वजह से क्या था? बड़े उद्योगों का भी अभाव था। एक व्यक्ति एक इकाई के रूप में क्या करता था? कार्य करता था। उस समय का जो जीवन था, लाइफ इज स्लो, सिंपल एंड स्लीपी, यानी जीवन बहुत धीरे था, साधारण था और सुस्त था। लेकिन जैसे ही औद्योगिक क्रांति आती है, यानी जो इंग्लैंड का जो कृषि प्रधान समाज हुआ करता था, ये 1760 के आसपास, इसी में क्या आती है? औद्योगिक क्रांति आती है। और औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां पर आती है? इंग्लैंड में आती है। और उस समय जो इंग्लैंड के जो शासक थे वह कौन थे? किंग जॉर्ज तृतीय थे। इन्हीं के समय में औद्योगिक क्रांति आई थी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे राइट डाउन कर ले। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति आई थी वह किन के शासनकाल में आई थी? तो वह आई थी किंग जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में आई थी, और इनका टाइम पीरियड होता है 1760 से 1820 के मध्य में। औद्योगिक क्रांति ने जो कृषि प्रधान समाज था उसको औद्योगिक समाज में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया, जिसके परिणाम यह निकला उत्पादन, निर्माण और वितरण की जो प्रणाली है उसमें परिवर्तन आ जाता है। देखिए जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि पहले जो उत्पादन होता था यह हाथों से होता था, और कहां पर होता था? घरों में होता था। कहां पर होता था? घरों में। अब हाथों का स्थान किसने ले लिया? मशीनों ने ले लिया, और घरों का स्थान किसने ले लिया? फैक्ट्रियों ने ले लिया। तो उत्पादन प्रणाली में, निर्माण प्रणाली में और वितरण प्रणाली, इन सब में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। देखिए औद्योगिक क्रांति जो शब्द है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, लुई ब्लॉक। लुई ब्लॉक के द्वारा किया गया था 1833 में। लेकिन इस शब्द को जो लोकप्रिय बनाया था ये एक ब्रिटिश इतिहासकार थे, अर्नोल्ड टाइनबी। इनके द्वारा इस शब्द को लोकप्रिय बनाया गया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। अच्छा, ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी, लेकिन इसका प्रकाशन है ये इनकी मृत्यु के बाद में हुआ था। 1884 ईस्वी में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। देखिए क्रांति का स्वरूप था ये विकासवादी था, धीमी गति से होने वाला एक परिवर्तन था। अब हम एक शब्द की चर्चा करते हैं, उत्तर औद्योगिक देश, यानी पोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री। देखिए होता क्या है कि वे देश जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं, अब उनकी जो अर्थव्यवस्था है इसका मुख्य जो क्षेत्र होगा वो होगा सेवा क्षेत्र होगा, या हम कह सकते हैं सूचना होगा। तो ऐसे देश जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर चुके हैं और उनकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य रूप है वो किस पर आधारित होगा? या तो सेवा क्षेत्र पर, या हम कह सकते हैं सूचना पर। सूचना भी सेवा क्षेत्र का एक हिस्सा होता है, उसके ऊपर जो आधारित है उन देशों को क्या कहा गया है? पोस्ट इंडस्ट्रियल कहा गया है। देखिए अर्थव्यवस्था के भी 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्रथम क्षेत्र जिसमें आ जाता है कृषि और खनन आ जाता है, यानी वे चीजें जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त हो। ठीक है, दूसरा आ जाता है फैक्ट्री वगैरह, यानी औद्योगिकरण आ जाता है, ये अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र हो गया। और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। तीसरा क्या होता है? सेवा क्षेत्र, यानी हम कह सकते हैं द्वितीय क्षेत्र में जो हमने उत्पादन किया उसे लोगों तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? सेवा क्षेत्र, जिसमें सूचना आ जाता है, व्यापार आ जाता है, ये सब किस में आ जाते हैं?
सेवा क्षेत्र में आ जाता है, परिवहन है, ये सब आ जाते हैं सेवा क्षेत्र में। तो ऐसे देशों को कहा जाता है पोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री, यानी उत्तर औद्योगिक देश कहा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे। तो देखिए, पहला और सबसे बड़ा कारण था पुनर्जागरण। होता क्या है कि पुनर्जागरण हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने देखा कि इस आंदोलन ने मानव जीवन को जो धर्म का बंधन है उससे मुक्त कर दिया, लौकिक जीवन और तार्किक चेतना पर बल देता है। यही कारण है कि मनुष्य अब क्वेश्चन करने लगा था, वह सोचने लगा था, और इसी वजह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण आता है और प्रयोग और प्रेक्षण की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती है। और यही कारण था कि नई नई मशीनों का क्या होता है, आविष्कार होता है। तो एक तो औद्योगिक क्रांति का प्रमुख कारण हो गया पुनर्जागरण। दूसरा है व्यावसायिक क्रांति। देखिए, विदेशी व्यापार के माध्यम से यूरोप में काफी पूंजी आ गई थी, और इस व्यापारिक पूंजी का उपयोग उसने आगे चलकर किसमें किया, उद्योगों में किया। वहां पर उन्होंने इस पूंजी का निवेश किया, और यही कारण था कि यूरोप में क्या आई, औद्योगिक क्रांति आई। एक और कारण है जनसंख्या वृद्धि। देखिए, जनसंख्या वृद्धि के दो फायदे हुए। एक तो क्या हुआ कि जनसंख्या बढ़ने से वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। पहला फायदा हुआ, वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी, और इस मांग की पूर्ति जो कुटीर उद्योग है, यानी घरों में जो कार्य किया जाता था, छोटा छोटा जो कुटीर उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, उनसे इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती थी। तो एक तो ये कारण था कि औद्योगिक क्रांति आई। दूसरा, जो आबादी बढ़ रही है, अब फैक्ट्री सिस्टम में चाहिए सस्ते मजदूर चाहिए, है ना, और प्रचुर मात्रा में मजदूर चाहिए। तो ये सब सुनिश्चित कब होगा, जब जनसंख्या अधिक हो। तो जनसंख्या वृद्धि के दो फायदे हुए, एक तो मांग बढ़ती है, और इस मांग की पूर्ति है वो कुटीर उद्योग कर नहीं सकता था, तो इस वजह से औद्योगिक क्रांति आई। दूसरा, बढ़ती आबादी से उद्योगों के लिए जो सस्ता और प्रचुर श्रम चाहिए था उसकी पूर्ति हो सके। एक और कारण था राष्ट्रवाद और उदारवादी शासन। देखिए, उस समय क्या था, तकनीकी विकास राज्य का गौरव माना जाता था। तो यूरोप के सभी देशों में इस प्रकार का कंपटीशन चल रहा था कि जो ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा वो एक तरीके से उसके राज्य का गौरव माना जाएगा। तो एक तो ये कारण था। दूसरा, फ्रांस की क्रांति के बाद में उदारवादी शासन प्रणाली आती है, जिससे क्या होता है कि आर्थिक और जो औद्योगिक विकास है इसको प्राथमिकता दी जाती है। तो ये भी एक कारण था यूरोप में औद्योगिक क्रांति का। एक और कारण है कारखाना प्रणाली का विकास। इसकी चर्चा हमने पूर्व में भी की है। देखिए, पहले क्या होता था कि उत्पादन कहां पर होता था, घरों में होता था। इससे क्या होता था, एक तो परिवहन की असुविधा थी, दूसरा उच्च लागत आती थी, क्योंकि सारा कार्य एक ही व्यक्ति करता था, बिना किसी मशीन की सहायता से कार्य करता था। तो इसकी लागत हमेशा क्या आती थी, ज्यादा आती थी। तो इसका समाधान का एक ही तरीका था कि एक ही स्थान पर उत्पादन किया जाए मशीनों की सहायता से। और ये कारखाना प्रणाली है, ये क्रांति का क्या बना, आधार बना। अब हम चर्चा करते हैं कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों आई। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से होती है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है इंग्लैंड से होती है। ये आपका इंग्लैंड है, इसे आप देखोगे कि क्या है, इंग्लैंड है, और यहीं से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। तो देखिए, इसके पीछे क्या रीजन थे, एक तो इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति होगी, दूसरा आर्थिक और राजनीतिक कारण हो गए। इस मैप में आप इंग्लैंड को अच्छे से देखोगे तो इंग्लैंड के चारों तरफ क्या है, समुद्र है, चारों तरफ क्या है, समुद्र है। तो एक तो ये रीजन था। ये कैसे औद्योगिक क्रांति में हेल्प करता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दूसरा, आप देखोगे कि इंग्लैंड है, ये छोटे छोटे द्वीपों में, छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ देश है, एक ये भी रीजन था। इसके अलावा आर्थिक और राजनीतिक कारण तो थे। कैसे, एक बार हम इसको संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं, फिर एक एक टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, आप इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति को आप देखोगे तो इसके चारों तरफ समुद्र है। तो एक तो ये सुरक्षित रहता है, एक तो क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा, यहाँ की जलवायु थी वो नम थी, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए अच्छी मानी जाती है। इसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से इसकी जो नेवी है वो काफी शक्तिशाली थी। इसकी वजह से ये विदेशों में व्यापार कर पाता है और अपने उपनिवेश स्थापित कर पाता है। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी चर्चा हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इंग्लैंड की भौगोलिक और प्राकृतिक अनुकूलता। देखिए, इंग्लैंड है, ये चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। इसके कारण इंग्लैंड को अनावश्यक युद्धों से हमेशा ये बचता रहा, और इसको लाभ क्या हुआ कि ये अपने संसाधनों का निवेश कर सका उद्योगों में या अन्य जगहों पर, जिसकी वजह से इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है ये इसको क्या रखती है, सुरक्षित रखती है। दूसरा, देखिए, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है, कारखाना प्रणाली। और कारखाना प्रणाली में सबसे ज्यादा उपयोगी होती है मशीनें होती है, मशीनें होती है। और इन मशीनों को बनाने के लिए चाहिए लोहा और चलाने के लिए चाहिए कोयला। ये दोनों ही किसके पास में थे, इंग्लैंड के पास थे। यानी संसाधनों की निकटता हो गई, जैसे कि यॉर्कशायर है और लंकाशायर है, यहाँ पर आसानी से आपको लोहा भी मिल जाएगा, कोयला भी मिल जाएगा मशीनों को चलाने के लिए। इसलिए यहाँ पर उद्योग और मशीन निर्माण क्या हो गया, आसान हो गया।
देखिए सबसे पहले क्रांति आई थी इंग्लैंड में आई थी, और इंग्लैंड में जो क्रांति आई थी ये आई थी सूती वस्त्र उद्योग से। किससे आई थी? सूती वस्त्र उद्योग से। और सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो जलवायु चाहिए वो चाहिए नम जलवायु। तो यहाँ की जो जलवायु थी ये कैसी थी? नम जलवायु थी। और ये जो जलवायु थी ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए अत्यंत अनुकूल थी। तो एक ये कारण हो गया। एक और कारण है, समुद्र से घिरे होने की वजह से बंदरगाहों से नगरों की निकटता। ठीक है, तो जो जल परिवहन था ये यहाँ पर बहुत ही आसान था, विदेशी व्यापार के लिए अच्छा था। दूसरा हमने चर्चा की थी कि इंग्लैंड द्वीपों में बटा हुआ। किसमें बटा हुआ है? द्वीपों में बटा हुआ है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कच्चा माल पहुंचाने के लिए जल परिवहन यहाँ का बहुत अच्छा साधन था, जल परिवहन। इसके अलावा सड़कों का निर्माण भी हो चुका था, मैकडम प्रणाली आ जाती है, जिससे यहाँ पे परिवहन क्या हो गया था? सुगम हो गया था। तो एक तो ये कारण हो गया कि सबसे पहले जो क्रांति आई वो कहां पर आई? इंग्लैंड में आई। दूसरा कारण था कृषि क्रांति। देखिए औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में आई, इसका एक और रीजन था कि कृषि क्रांति भी सबसे पहले कहां पर आई? इंग्लैंड में आई, जिससे उद्योगों के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो आसानी से उपलब्ध हो सके। और उसके पीछे था तकनीकी सुधार। देखिए 16वीं 17वीं सदी में इंग्लैंड में कृषि क्रांति आई, और जिसमें जैथरो टल के द्वारा एक यंत्र का आविष्कार किया गया जिसे सीड ड्रिल कहते हैं। देखिए पहले क्या होता था, जो बीजारोपण होता था वह हाथों से होता था। कैसे होता था? हाथों से होता था, यानी खेतों में बीज बिखेर दिए जाते थे। और इससे क्या होता था कि जो खेतों में बीज बिखेर दिए जाते थे, इन बीजों को कई बार पक्षी उठा ले जाते थे या हवा में वो इधर उधर उड़ जाते थे, जिससे उत्पादन अच्छे से नहीं होता। लेकिन जैथरो टल के द्वारा एक सीड ड्रिल नामक एक यंत्र का निर्माण किया जाता है। ये यंत्र शुरुआत में घोड़ों से चलाया जाता था, यानी एक प्रकार से जो हल होता था ये, तो ये क्या करता था? भूमि को अंदर तक उकेर देता था, जिससे बीज अंदर चले जाते थे जमीन के, जिससे वो सुरक्षित रहते थे। एक कतार में बीजों का रोपण किया जाता था, जिससे खरपतवार निकालना भी आसान होता था। दूसरा जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ ये हुआ था टाउनशेंड के द्वारा फसल चक्र पद्धति दी गई। देखिए एक व्यक्ति थे टाउनशेंड। पहले क्या होता था इंग्लैंड में, जैसे ये खेत है, इसको 2 या 3 भागों में डिवाइड कर लिया जाता था। तो एक वर्ष इसके निश्चित भाग में खेती की जाती थी, फिर दूसरे वर्ष दूसरे निश्चित भाग में खेती की जाती थी। तो हमेशा क्या रहता था कि इसका एक भाग हमेशा परती रहता था, जमीन का एक भाग हमेशा क्या रहता था? परती रहता था, जिससे उत्पादन कम होता था। तो यहाँ पर टाउनशेंड कहता है आपकी जो भूमि की उर्वर क्षमता भी बनी रहे, उसके लिए आप क्या करो कि फसलों को बदल बदल कर बोए, जिससे क्या होगा कि भूमि की जो उर्वर क्षमता है वो भी बनी रहेगी और उत्पादन भी क्या होगा? अधिक होगा। उसने कहा कि आप पहले साल गेहूं बोए, दूसरे साल जौ, तीसरे साल राई और चौथे साल आप सलगम बोए, और चौथे साल आप क्या बोए? सलगम बोए, जिससे उत्पादन भी अधिक होगा और भूमि की उर्वर क्षमता भी बनी रहेगी। एक और कारण था बाड़ेबंदी। देखिए बड़े बड़े कृषि फार्मों का यहाँ पर विकास किया गया, यानी छोटे छोटे खेतों को मिलाकर बहुत बड़े बड़े कृषि फार्म बनाए गए। और इन कृषि फार्मों का क्या फायदा था? एक तो उत्पादन अधिक हो रहा था, दूसरा यहाँ पर एक धनी भूस्वामी वर्ग तैयार हो रहा था। और इस वर्ग ने क्या किया कि इसके पास में जो पूंजी थी इसका निवेश इसने किस में किया? उद्योगों में किया। और ये भी एक कारण था इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति आई। एक और कारण था समुद्री व्यापार। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि इंग्लैंड है ये चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ था। इसको सबसे बड़ी सुविधा थी विदेशी व्यापार की। किसकी थी? विदेशी व्यापार की। और इंग्लैंड के जो जहाज थे विश्व के कोने कोने में जा रहे थे, वहां से चाय, तंबाकू, कपड़ा, गरम मसाले, शक्कर, कपास आदि चीज ला रहे थे। और 17वीं शताब्दी तक इंग्लैंड है ये समुद्र की रानी बन गया था। तो ये भी एक बड़ा कारण था। लेकिन उस समय इंग्लैंड के पास निर्यात करने के लिए केवल एक ही चीज थी, ऊनी वस्त्र। बाकी सब चीजें क्या कर रहा था? वो आयात कर रहा था। इसके अलावा एक और बड़ा कारण था राजनीतिक और वित्तीय स्थिरता, क्योंकि जब तक आपकी राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी, वित्तीय स्थिरता नहीं होगी, तब तक आप कितने ही खेती में उत्पादन कर लो, कितना ही चाहे से आप पूंजी में निवेश कर दो, तब तक औद्योगिक क्रांति संभव नहीं हो सकती। तो देखिए इंग्लैंड में एक 1688 ईस्वी में आई थी गौरवपूर्ण क्रांति आई थी, जिसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। और यहीं से जो निरंकुश राजतंत्र है उसके स्थान पर संसद की जो सर्वोच्चता है वो स्थापित की गई। यानी हम कह सकते हैं कि अब लोकतंत्र आ गया था। इंग्लैंड में क्या आ गया था? लोकतंत्र आ गया था। इसको भी हम संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं। देखिए होता क्या है, इंग्लैंड में उस समय जो राजा थे वह थे जेम्स द्वितीय। कौन थे? जेम्स द्वितीय थे। और जेम्स द्वितीय एक निरंकुश शासक थे, साथ ही कैथोलिक शासक भी थे। क्या थे? कैथोलिक शासक भी थे। और इंग्लैंड की जो अधिकतर जनता थी वो क्या थी? प्रोटेस्टेंट थी।
प्रोटेस्टेंट थी। लेकिन इंग्लैंड की जनता को एक विश्वास था कि जेम्स द्वितीय की एक बेटी थी मैरी, और मैरी क्या थी? प्रोटेस्टेंट थी। मैरी थी प्रोटेस्टेंट। तो भविष्य में ये शासक बनेगी तो इंग्लैंड में वापस से प्रोटेस्टेंट लोगों का पर जो अत्याचार हो रहा है एक तो वो बंद हो जाएगा, साथ ही जो जेम्स द्वितीय के द्वारा बड़े बड़े पदों पर जो कैथोलिक लोगों को बैठा दिया गया था तो वो चीजें भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन होता क्या है कि 1688 ईस्वी में जेम्स द्वितीय को एक पुत्र की प्राप्ति होती है, और यही वजह थी कि लोगों को लगने लगा कि अब लंबे समय तक इंग्लैंड में क्या रहेगा? कैथोलिक शासन रहेगा। और यहाँ पर जो इंग्लैंड की जो जनता थी या जो संसद थी, इसकी हेल्प की जाती है जेम्स द्वितीय की जो पुत्री होती है मैरी, और उसका पति होता है विलियम ऑफ ऑरेंज। विलियम ऑफ ऑरेंज, इसके द्वारा। विलियम ऑफ ऑरेंज है, ये हॉलैंड के शासक होते हैं, और ये एक बहुत बड़ी सेना लेकर 1688 में इंग्लैंड आते हैं, और इसकी सेना को देखकर जेम्स द्वितीय इंग्लैंड से भाग जाता है और कहाँ पे चला जाता है? फ्रांस में चला जाता है। और इसी के अगले साल 1689 में संसद के द्वारा राजा से एक पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं जिसे कहा जाता है अधिकार पत्र। क्या कहा जाता है? अधिकार पत्र कहा जाता है। इस पत्र में दो चीजें हुई कि एक तो लोगों को मिले मौलिक अधिकार मिले। क्या मिले? मौलिक अधिकार मिले इंग्लैंड के लोगों को। दूसरा, संसद की जो सर्वोच्चता थी, संसद की जो सर्वोच्चता थी वो स्थापित की गई, और यहीं से इंग्लैंड में लोकतंत्र की स्थापना होती है। अच्छा, इसका औद्योगिक क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? कि राजनीतिक स्थिरता आ जाती है। पहले लोगों को क्या डर था कि राजा कभी भी टैक्स बढ़ा सकता है, ठीक है। अब ये जो नई लोकतंत्र वाली सरकार थी ये जनता के प्रति उत्तरदायी थी, तो उसे हर 4 या 5 साल में जनता को जवाब देना पड़ता था। तो ये एक बड़ा रीजन था राजनीतिक स्थिरता का, जिसकी वजह से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आती है। साथ ही इसी की वजह से वित्तीय स्थिरता आती है। 1694 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना होती है, जिससे ऋण और वित्तीय सहायता आसानी से उपलब्ध हो सकी, और यही वजह थी कि इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई और नए नए उद्योगों की यहाँ पर क्या हुई? स्थापना हुई। एक और कारण है वैज्ञानिक आविष्कार और सामाजिक स्वीकृति। देखिए, इंग्लैंड में जो आविष्कार हुए उसे समाज और सरकार दोनों का पूर्ण समर्थन था। यही वजह थी कि यहाँ पर वस्त्र उद्योग काफी डेवलप हुआ, सूत काटने की नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति आती है ये सूती वस्त्र उद्योगों से आती है। इसके अलावा जेम्स वोट के द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार किया, हेम्प डवी के द्वारा सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया गया, जिसका प्रयोग कोयले की खदानों में किया जा सका। तो ये भी एक बड़ा कारण था, इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई। और एक और सबसे बड़ा कारण था औपनिवेशिक साम्राज्य। यूरोप के अन्य देशों की तुलना में सर्वाधिक जो उपनिवेश थे वो किसके पास में थे? इंग्लैंड के पास में थे। तो इंग्लैंड को इससे दो प्रॉफिट हो रहे थे। एक तो सस्ता कच्चा माल उनको तो मिल जाता था, जैसे वस्त्र उद्योग की बात करें तो कपास है वो आसानी से उनको मिल जाती थी अमेरिका से और भारत से। दूसरा, तैयार माल बेचने के लिए जो बाजार चाहिए, और ये बाजार भी कौन उपलब्ध करवाते थे? उपनिवेश उपलब्ध करवाते थे। यानी उपनिवेश इनके लिए बाजार का कार्य भी करते थे और कच्चे माल के स्रोत का कार्य भी करते थे। और यही कारण है कि सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति आई वो कहां पर आई? इंग्लैंड में आई। इसके अलावा उपनिवेशों से जो प्राप्त धन था, यहां से जो उनको व्यापारिक लाभ हो रहा था, इस लाभ का उपयोग इन्होंने औद्योगिक निवेश में किया। तो यह भी एक बड़ा कारण हो गया कि सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति आई वो कहां पर आई? इंग्लैंड में आई। तो देखिए, इस वीडियो में हमने चर्चा की है औद्योगिक क्रांति का अर्थ, औद्योगिक क्रांति के कारण, और सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों आई। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे औद्योगिक क्रांति के चरण और परिणाम के ऊपर। और इस वीडियो के जो क्लास नोट्स हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं एक्स, जो फॉर्मर ट्विटर है, इसके ऊपर। इसके अतिरिक्त आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, और इन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।